नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य लोकायुक्त। जैसा कि आपको पता है कि लोकायुक्त से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है और आगामी सभी एग्जाम के लिए जो लोकायुक्त है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम लोकायुक्त को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और चीजों को याद भी करने वाले हैं। देखो, ये आपके सामने जो आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन आपके संगणक का एग्जाम हुआ था जो 3 मार्च, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन है। ये क्वेश्चन जब आप हम कंप्लीट क्लास को पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। तो देखो, स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में, फिर हम बात करेंगे राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में। तो देखो, लोकायुक्त के बारे में बात करूं मैं। देखो, पहली बात तो ये आती है कि जो लोकायुक्त है उसका प्रारंभ कहां हुआ। सबसे पहले ये लोकायुक्त वाली जो व्यवस्था है, लोकायुक्त की व्यवस्था कहां देखी गई। तो सबसे पहले लोकायुक्त की बात करें तो इसका प्रारंभ के बारे में मैं बात करूं, प्रारंभ कहां देखा गया तो ये था स्वीडन में। लोकायुक्त का प्रारंभ कहां पर हुआ? स्वीडन में हुआ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त का प्रारंभ कहां हुआ, तो वो हुआ आपके स्वीडन में। दूसरी बात ये आती है कि जो बाकी देश है, हम भारत में तो क्या बोलते हैं, लोकायुक्त या लोकपाल कहा जाता है। तो बाकी जो विदेश में लोकायुक्त के पद को क्या कहा जाता है, तो वहां पर या हम बात करें कि दूसरे देश में, दूसरे देशों में इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अम्बुड्समैन। क्या बोला जाता है? अम्बुड्समैन बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दूसरे देशों में लोकायुक्त को क्या कहा जाता है, तो अम्बुड्समैन कहा जाता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो लोकायुक्त है उसका ये जो टर्म है लोकायुक्त, तो इसको सबसे पहले भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका नाम आता है कि भारत में जो लोकायुक्त शब्द है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में हम बोल देते हैं लक्ष्मीमल एलएम सिंघवी। इन्होंने ये शब्द 1963 में दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जो लोकायुक्त है, जो विदेश में जिसको एम्बुशमैन कहा जाता है, उसको भारत में क्या नाम दिया गया, लोकायुक्त नाम दिया गया। पहली बात यहां तक आपकी क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जो लोकायुक्त का काम क्या होता है, ये काम क्या करता है। इसका काम क्या है कि स्वच्छ आम जन है उनको स्वच्छ प्रशासन प्रोवाइड करवाना। हम बोल सकते हैं कि आम जन को स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध करवाना। साथ ही जो लोक सेवक हैं, लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना। अब यहां तक आपको जो लोकायुक्त है उसका जो ओवरऑल जो व्यूज है वो आपको पता लग गया होगा कि लोकायुक्त के बारे में हमने ये देखा कि लोकायुक्त है वो उससे प्रारंभ कहां हुआ, तो स्वीडन में प्रारंभ हुआ था। बाकी देश में इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो अम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। भारत में जो लोकायुक्त जो शब्द है वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, तो लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा। कब? 1963 में। फिर बात आती है कि जो लोकायुक्त है उसका काम क्या है, तो उसका काम क्या है कि जो जनसाधारण है उनकी जो उनको स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना, साथ ही जो लोक प्रशासक है या जो लोक सेवक है उनकी भ्रष्टाचार की जांच करना, और जो पद का दुरुपयोग है उसकी जांच करना। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई प्रशासक है, कोई लोक सेवक है, वो उसके पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस सबकी जांच करना किसका काम है, तो वो है लोकायुक्त का। अब देखो, आगे बात करें हम, आगे हम बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त की। इसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त की बात करें।
तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी हम संस्था की बात करें तो उसमें हमारे पास दो चीजें रहती हैं कि वो संस्था किस प्रकार की है। तो हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान लोकायुक्त है वो क्या है, एक प्रकार की सांविधिक क्या है, संस्था है। और क्या कहा जा सकता है कि ये गैर संवैधानिक संस्था है, और हम क्या कह सकते हैं, गैर संवैधानिक संस्था है। और ये क्या है, एक सलाहकारी संस्था है, ये कहा जा सकता है। क्या कि जो लोकायुक्त है राजस्थान में हम बात करें लोकायुक्त की, तो ये क्या है, एक सांविधिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है और सलाहकारी संस्था है। अब देखो किसी भी संस्था दो प्रकार की हो सकती है, कोई भी हम संस्था की बात करें तो कैसे प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। कैसी, एक तो होगी आपके संवैधानिक संस्था और एक कौन सी होगी, आपके सांविधिक संस्था, या हम कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था। अब देखो जब भी आप पढ़ो कि कोई भी संस्था है वो क्या है, संवैधानिक संस्था है, तब आपको तुरंत पता रहना चाहिए कि वो जो संवैधानिक संस्था है उसका उल्लेख संविधान में कहां किया गया है। ये मैंने कई बार बता चुका हूं कि जब भी लिखा हुआ हो सांविधिक संस्था, मतलब कहीं ना कहीं विधि द्वारा बनाई गई है, किसी अधिनियम द्वारा बनाई गई है। जब लिखा हुआ हो संवैधानिक संस्था, उसका मतलब क्या है कि उसका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान में किया गया हो। तो जब भी आपके सामने कोई भी संस्था आती है तो आपको क्या देखना है कि वो संस्था है वो किस प्रकार की है। मान लो वो कोई संस्था है वो संवैधानिक संस्था है, तब आपको तुरंत ये पता रहना चाहिए कि इसका उल्लेख संविधान में कहां किया गया है। जैसे मान लो कि अपन वित्त आयोग की बात करें, हम राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात करते हैं, तो वो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ चलो संवैधानिक संस्था तो है, मतलब लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कहां किया गया है। तो तुरंत आपको पता रहना चाहिए कि 280 का जो आर्टिकल है 280 उसमें किया गया है। जैसे ही और सेम वैसे ही मान लो आपको पता लगे कोई भी संस्था है वो क्या है, सांविधिक संस्था है, या हम कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी ना किसी अधिनियम द्वारा बनाई गई है। तो अधिनियम कौन सा है ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई कि जैसे कोई संवैधानिक संस्था है तब आपको क्या पता रहना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए, और सांविधिक संस्था है तब आपको अधिनियम पता रहना चाहिए। तो सेम बात यही लागू हो जाती है कि राजस्थान में जो लोकायुक्त है वो क्या है, सांविधिक संस्था है। तो इसका सर ये बताओ कि इसका उल्लेख या इसको किस अधिनियम द्वारा बनाया गया है। तो देखो अधिनियम की मैं बात करूं तो इसको इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दे अपन। देखो यहां हम बात करते हैं अधिनियम की, तो अधिनियम है आपके राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। कौन सा अधिनियम है, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है। वो क्या है आपके इस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है। तो ये चीज मुझे बताओ, आपको याद रह जाएगी क्या। दूसरी बात कि राजस्थान में ये जो पद है इसका सृजन कब किया गया, तो वो किया गया, मैं बोलूं राजस्थान में पद सृजन कब किया गया, तो वो किया गया आपके 3 फरवरी 1973 में। तो मुझे बताओ ये भी डेट याद रह जाएगी, कब पद सृजन कब किया गया, 3 फरवरी 1973 को। किस अधिनियम के तहत बनाया गया है, तो राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत बनाया गया है। फिर बात आती है कि जो राजस्थान में लोकायुक्त है वो क्या है, एक प्रकार की स्वतंत्र संस्था है। क्या है, स्वतंत्र संस्था है। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है उसका इस पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये सरकार का कोई विभाग नहीं है। जो राजस्थान लोकायुक्त है सरकार का कोई विभाग नहीं है, सरकार का कोई भी इस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, सरकार पर इसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें अपन, एक मिनट, हाँ अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखो कुछ चीजें और हम बेसिक देखें कि जो अपने प्रथम लोकायुक्त कौन है, प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले हम देखें कि राजस्थान लोकायुक्त है उसके प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो वो कौन है आपके आईडी दुआ।
फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, प्रथम तो वो कौन है आपके KPU मेनन। कौन है, KPU मेनन कौन है, उप लोकायुक्त आपके है राजस्थान के प्रथम। फिर देखो ये बेसिक जानकारी हो गई। फिर आगे हम बात करें कि जो लोकायुक्त होता है वो अभी कौन से क्रम के लोकायुक्त है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी कौन से क्रम के हैं, तो अभी 13वें क्रम के हैं, या हम बोल सकते हैं 13वें लोकायुक्त कौन है। तो ये भी आपसे एग्जाम में अभी लेटेस्ट में है कि वर्तमान में, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 13वें क्रम के लोकायुक्त कौन है। तो वो कौन है आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। या कहीं ना कहीं PK लोहरा भी लिखा हुआ आता है। फिर दूसरी बात आती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। कार्यकाल की मैं बारे में बात करूं कि जो लोकायुक्त है और उप लोकायुक्त, इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है इनका 5-65, कितना 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी क्या होगा पहले होगा वही इनका क्या होगा कार्यकाल होगा। फिर दूसरी बात ये आती है कि चलो इनकी कार्यकाल तो हमें पता लग गया, लेकिन इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखो नियुक्ति के बारे में बात करें, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन राज्यपाल क्या करता है, एक समिति की सलाह पर नियुक्ति करता है। समझिए मेरी बात को, नियुक्ति कौन करेगा, जब आपसे पूछे कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल किसकी सलाह पर नियुक्ति करता है, तो एक समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई है, एक समिति बनाई जाती है। देखो यहां बता देता हूं, एक क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं समिति के, तो जो CM है, जो मुख्यमंत्री है, वो क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और अन्य बात करें, अन्य सदस्य की बारे में बात करें तो वो कौन कौन होंगे, एक तो आपके हाईकोर्ट के जज हैं वो रहते हैं, और एक कौन होता है विपक्ष के नेता। और ये जो समिति है उसकी सिफारिश पर राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्ति देते हैं। साथ ही अब बात करें कि जो उप आपके लोकायुक्त है, इनकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखो यहां लिख देता हूं कि उप लोकायुक्त नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। लेकिन किसकी सलाह से, सलाह किसकी लेंगे, तो सलाह लेंगे आपके लोकायुक्त की। बात समझिए क्या मेरी, कि लोकायुक्त की नियुक्ति तो कौन करेगा, तो लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे और उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। लेकिन जो लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, CM अध्यक्ष रहेंगे। सदस्य कौन रहेगा, तो हाईकोर्ट के जज हैं वो रहेंगे, और साथ ही जो विपक्ष के नेता हैं वो रहेंगे आपके इसमें समिति में शामिल रहेंगे। लेकिन जब हम बात करें कि जो उप लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो वो भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। लेकिन सलाह कौन देगा, तो जो लोकायुक्त है वो कहेगा कि भाई इस व्यक्ति को क्या करो, आप उप लोकायुक्त बना दो, और उसकी सलाह पर राज्यपाल क्या करेंगे, उप लोकायुक्त बना देंगे। फिर बात आती है कि जो वार्षिक प्रतिवेदन है, बात करें हम कि जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देंगे, जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको देंगे, तो वार्षिक रिपोर्ट भी किसको देंगे, राज्यपाल को ही देंगे। किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। ये बेसिक चीज आपको पता लग गई, किसको देंगे, वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो वो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, कौन, लोकायुक्त। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं कि इसके पद त्याग किस प्रकार होगा, जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त होंगे उनका पद त्याग किस प्रकार होगा, पद त्याग किस प्रकार होगा, इसके बारे में हम बात करें तो देखो पद त्याग किस प्रकार हो सकता है। एक तो जब राज्यपाल को खुद इस्तीफा दे दे तो हम कह सकते हैं राज्यपाल को क्या करते हैं, ये इस्तीफा दे दें,
तब क्या हो सकता है, इनका जो पद त्याग हो सकता है कि जब ये क्या करते हैं, राज्यपाल को इस्तीफा दे दें या फिर कदाचार या असमर्थ, ये खुद असमर्थ रहे या कदाचार सिद्ध हो जाए, तब ये क्या कर सकते हैं, प्रत्याग हो सकता है इनका। दूसरी बात, और किस तरीके से हो सकता है, तो और इस तरीके से हो सकता है जब क्या हो, इन पे न्यायिक जांच प्रक्रिया, न्यायिक जांच प्रक्रिया से क्या हो कि इन पर न्यायिक जांच प्रक्रिया और विधानसभा में तथा विधानसभा में 2/3 बहुमत से यदि जो बिल है वो पास हो जाता है, इनके विरुद्ध जो प्रस्ताव है, हम बिल कह सकते हैं, विधेयक कह सकते हैं, प्रस्ताव कह सकते हैं, कि जो प्रस्ताव है वो यदि पास हो जाता है तब इन्हें हटाया जा सकता है कि न्यायिक जांच प्रक्रिया द्वारा तथा विधानसभा में 2/3 बहुमत, कितने द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा यदि कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तब इन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि इनका क्षेत्राधिकार क्या है, कि जो आपके जो लोकायुक्त है और उप लोकायुक्त है, इनका क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं कि इनका क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो देखो, क्षेत्राधिकार हम बेसिकली बात करें तो आपको क्षेत्राधिकार बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं, तो देखो, राज्य के मंत्री हो गए, आपके जो लोक सेवक हो गए वो हो गए, सचिव हो गए, विभागाध्यक्ष हो गए, वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन हमें जो चीजें याद करने की दृष्टि से हम बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय में कौन कौन आता है आपके, जैसे बात करूं नगर निगम, उसके बाद में नगर परिषद और नगर पालिका। तो एक तो पहले इनको याद करो, क्या क्षेत्राधिकार कौन कौन है इनके, तो देखो, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर पालिका, अब देखो सबसे पहले आपको बात करें तो नगर निगम में कौन होता है, नगर निगम का अध्यक्ष हम क्या बोलते हैं, महापौर या उप महापौर। तो देखो, हम कह सकते हैं महापौर और उप महापौर। तो पहली चीज क्या समझ में आ गई कि इनके जो कार्य क्षेत्र है, नगर निगम में कौन होता है, नगर निगम में महापौर उपपौर होते हैं। तो जो महापौर और उपपौर है उन पर ये क्या कर सकते हैं, क्षेत्राधिकार में आते हैं, उन पर ये कार्रवाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दूसरी बात, हम बात करें नगर परिषद में कौन होता है, आपके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। नगर पालिका में कौन होता है, नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य, तो ये भी इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो पहले तो ये तीन आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन कौन आपके नगर पालिका के जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है, सदस्य नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसमें भी उपाध्यक्ष। क्या होगा, नगर निगम में जो महापौर उपपौर होते हैं वो, और नगर परिषद में आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और नगर पालिका में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो इनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि जो सचिव हैं वो सब आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि राज्य मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष और लोक सेवक। अब देखो, लोक सेवक में दो चीजें हैं, जो लोक सेवक अभी ड्यूटी पर हैं वो सारे लोक सेवक इसमें शामिल हैं, लेकिन कोई रिटायर हो गया है, सेवानिवृत्त लोक सेवक है, वो इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ये चीज अच्छे से याद कर लेना कि जो सेवानिवृत्त कोई लोक सेवक है तो वो इनके क्या है, कार्यक्षेत्र में नहीं आएंगे। बाकी से ये सब इनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। साथ ही बात करें विधान जो परिषद है, हम देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो विधान परिषद के जो प्रमुख और उप प्रमुख है वो इसमें शामिल रहते हैं। पंचायत समिति के जो प्रधान और उप प्रधान हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, और जिला परिषद और पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष है वो शामिल रहेंगे। मेरे साथ वापस याद करो आप एक एक चीज को। पहले कौन कौन है, राज्य के मंत्री है वो इसमें क्षेत्राधिकार में आएंगे। दूसरी बात, सचिव है वो आएंगे, विभाग अध्यक्ष है वो इसमें शामिल होंगे, और जो लोक सेवक है वो इसमें शामिल होंगे। दूसरी बात, जिला परिषदों के प्रमुखों और उप प्रमुख। अब ये भी याद रखना है कि जो जिला परिषद होंगे उनके उप प्रमुख और प्रमुख है वो इसके कार्य क्षेत्र में आएगा। दूसरी बात, पंचायत समिति के जो प्रधान और उप प्रधान हैं वो भी इनके क्षेत्र में आएंगे। साथ ही जिला परिषदों व पंचायत समिति
समितियों की स्थायी समिति के अध्यक्ष, किसके, जो आपके जिला परिषद और जो पंचायत समिति रहेगी उनकी जो स्थायी समितियां रहेगी उनके अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे, और नगर निगम के महापौर और उप महापौर भी इसमें शामिल रहेंगे, वो भी इसके कार्य क्षेत्र में आने वाले हैं। दूसरी बात हम बात करें कि देखो स्थायी प्राधिकरण नगर परिषदों, नगर पालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल रहेंगे, तो ये भी चीज क्लियर हो गई आपके। फिर देखो राजकीय कंपनियों, निगम अथवा मंडलों के अध्यक्ष और अधिकारी व कर्मचारी भी इसके अंडर आएंगे। लेकिन एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद करना है कि 5 वर्ष पहले का कोई मान लो है तो उस पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं की जा सकती है। तो मुझे बताओ, आपको क्षेत्र अधिकार अच्छे से याद हो गए क्या? ये क्षेत्र अधिकार अच्छे से याद हो गए ना। अब हम बात करते हैं कि कौन है जिनके विरुद्ध ये काम नहीं कर सकती है या इनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है, उनके बारे में हम बात करें तो देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, न्यायिक सेवा के जितने भी सदस्य हैं वो लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना। फिर देखो मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, महालेखाकार नहीं आएंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो आरपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो इसके अंडर नहीं आते हैं, वो इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। फिर देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी है राजस्थान का, वो भी इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, उस पर किसी प्रकार की जांच, पद का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त है वो नहीं कर सकता है। फिर देखो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी और जो कर्मचारी है, जो राजस्थान विधानसभा है उसके सचिवालय सेक्रेटरीट है उसके अधिकारी और जो कर्मचारी है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन जो सचिव है उस पर कार्य की जा सकती है। फिर देखो सरपंचों, पंचों व विधायक पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो सरपंच होंगे, जो पंच होंगे, जो विधायक होंगे उन पर किसी प्रकार की कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, उस पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग की जांच नहीं की जा सकती है। और सेवानिवृत्त लोक सेवक है, देखो मैंने पहले जब हमने कार्य क्षेत्र पढ़ा था तब हमने लोक सेवक पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है जो सेवानिवृत्त लोक सेवक है वो इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो ये हो गया आपके इनके कार्य क्षेत्र। अब देखो थोड़ी सी ये लिस्ट के बारे में हम बात कर देते हैं कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो आपको देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना जिसकी सबसे ज्यादा है वो है आपके आईडी दुआ। इनको आपको याद रखना है, इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ तो देखो 28/8/1973 में इसका कार्यकाल शुरू हुआ और 27/8/1978 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। तो आपको जो पहले आपके जो लोकायुक्त हैं उनका जो कार्यकाल है वो आपको याद रखना है, कब शुरू हुआ 28/8/1973 से लेकर 28/8/1978 तक इनका कार्यकाल था। कौन थे प्रथम लोकायुक्त, तो वो थे आईडी दुआ। तो ये क्लियर है। फिर देखो थोड़ा हम नाम देख देते हैं, उनके बाद में बने श्री डीपी गुप्ता, फिर आपके एमएल जोशी बने थे, फिर हम बात करें तो वो फिर है केएस सिद्धू, फिर है आपके एमएल श्रीमाल और फिर है आपके डीपी कुदाल, और फिर नेक्स्ट बने थे 7वें नंबर के एमबी शर्मा, फिर 8वें नंबर पर श्री वीएस दवे और 9वें नंबर पर एमबी शर्मा और 10 नंबर पर मिलाप चंद्र जैन। फिर देखो हम बात करें 11वें नंबर के कौन है, आपके जीएल गुप्ता है, फिर है आपके श्री एसएस कोठारी, और अभी की बात करें अभी कौन से क्रम के, 13वें क्रम के। तो देखो आपको याद कौन सी चीजें रखनी है, एक तो पहले याद रख लेना, और एक जो 13वें हैं अभी जो कि वर्तमान में है श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, जिनको पीके लोहरा भी कहा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 19/3/2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और अभी तक ये क्या है, लोकायुक्त हैं। उप लोकायुक्त की बात करें तो अभी तक एक ही उप लोकायुक्त बने हैं, जो कि प्रथम उप लोकायुक्त भी है, उनका नाम है आपके केपीयू मेनन, और इनका कार्यकाल 73 से शुरू हुआ था, 74 तक इनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। आपको क्या याद रखना है, पहले तो जो प्रथम आपके लोकायुक्त है वो याद रख लेना, और जो अभी वर्तमान में जो लोकायुक्त है उनका नाम याद रख लेना। और ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 13वें क्रम के क्या है, लोकायुक्त है। तो देखो यहाँ तक आपकी जो लोकायुक्त है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब देखो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन है, तो आपको पता लग गया होगा कौन है, आईडी दुआ है, वो क्या है, पहले लोकायुक्त है। 1973 में इन्होंने कार्यकाल इनका शुरू हो गया था। तो ये चीजें आपको याद हो गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को शेयर भी करना है। धन्यवाद।